हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स की इस क्लास में, जिसमें हम चैप्टर 11 में एसेस पर आ गए थे। एसेट 210 का डिस्कशन चल रहा था, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें हमने बोला था कि भाई ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या करने का, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पहले पक्की कर लेना ताकि बाद में झगड़े लफड़े पंगे ना हो कि अरे ये मैं नहीं करूंगा, अरे ये तुमने नहीं बोला था, अरे ये तो तुमको ही करना है। तो सबसे पहले जब हम एंगेजमेंट टर्म्स फिट करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलना है कि मैनेजमेंट सुन, ऑडिट प्रीमाइस को अग्री कर ले और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तेरा, कौन सा है, क्या है, ये डिसाइड कर ले। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो चलो समझ में आ गया। ऑडिट प्रीमाइस क्या है? कुछ नहीं, अजम्पशन ऑफ ऑडिट है। क्या है अजम्पशन ऑडिट? क्या कुछ नहीं भैया, कि तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तुम्हें इंटरनल कंट्रोल फॉलो करना है, प्रिपेयर करना है, और तुम्हें हमें इंफॉर्मेशन देना है। बाद में ये मत बोल देना कि ऑडिटर इंफॉर्मेशन खुद ढूंढो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओ, हम तो तुम्हें ट्रायल बैलेंस देंगे। बस यही ऑडिट प्रीमाइस है, इस पे अग्री कर लेना। पर सर ये सब चीज तो कहीं लॉ में लिखी हुई होगी ना कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ऑडिटर को ऑडिट करना है। बहुत बढ़िया, अगर लॉ में ऐसा लिखा है तो आपको एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कंफर्मेशन लेटर ले लेना जिसमें ये लिखा देना कि एक तो ऑडिट इस लॉ के अंतर्गत हुआ है और मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां जो लॉ में दी गई है उसे अंडरस्टैंड करता है और एक्नॉलेज करता है। अंडरस्टैंड मतलब समझता है, एक्नॉलेज करने का मतलब होता है स्वीकार करता है। इतने का बस आपको करने का है। अब कोई बोल रहा है स्क्रीन ब्लर हो रही है, क्या हो रहा है ये? तो एंगेजमेंट लेटर की जरूरत क्या है बेसिकली, बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए। कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर क्या होगी? 5 चीजें, सिर्फ 5। क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो डिसाइड किया गया, और रिपोर्ट्स जो एक्सपेक्टेड है। 5 बातें बस। लॉ ने प्रिस्क्राइब किया तो हमने डिस्कस कर लिया ना। क्या होगा अगर कोई प्री कंडीशंस ऑडिट की एक्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट नहीं करती है? इसका मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तू बनाना, या बोल रहा है हम तुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। यहाँ सबकी क्लियर है स्क्रीन? तो आप एक बार आपके लेवल पे नेट चेक करिए। चलिए, तो अगर मैनेजमेंट बोल रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा तुमको डेटा, या ऑडिटर को लग रहा है फ्रेमवर्क जो यूज कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऑडिट एक्सेप्ट मत करना। और जब भी ऐसा लिखो डू नॉट एक्सेप्ट, तो हमेशा एक लाइन और लिखना, अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्स ऑडिटर टू एक्सेप्ट। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर कोई लिमिटेशन डाले, जैसे कि भैया ऑडिट 5 दिन में चाहिए, जैसे ये मत चेक करना, इंटरनल कंट्रोल मत चेक करना, बाकी सब चेक करना, तो हम बोलेंगे भाई ओए, हमारे ऑडिट की जिम्मेदारियां हमको एसेज में दी गई है, लॉ में दी गई है, तू नहीं डिसाइड कर सकता कि हमारी जिम्मेदारी क्या होगी या नहीं होगी। तो हमारे ऑडिट में हमें हर वो चीज़ चेक करना है जो हमें हमारा आईसीआई बोलता है। प्यारे आईसीआई जो बोलेंगे सब चेक करूंगा। तो अगर तुमने मेरे पर कोई लिमिटेशन डाली, लिमिटेशन का मतलब है पाबंदियां, वो भी ऑडिट शुरू होने से पहले, तो इस केस में छोड़ो, हमें तुम्हारा ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना। हम जंजीरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, हमें ये गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहना है। ये लिमिटेशंस अगर हम पर डालोगे तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर जब आप ये लिखोगे तो वापस से लिखना अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्स। यहां तक का हमारा डिस्कशन हो गया था एंगेजमेंट टर्म्स से रिलेटेड। अब आपकी एंगेजमेंट टर्म्स फिट हो गई है, आपने मस्त ऑडिट शुरू कर दिया है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन बीच में मैनेजमेंट आपकी टर्म्स को रिड्यूस कर देता है। अब अपन आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैनेजमेंट आपकी टर्म्स को चेंज करवा है। गिव मी अ मिनट। तो मैनेजमेंट अगर आपकी टर्म्स को चेंज करवाए, तो चेंज कर रहा है मतलब टर्म्स को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? कम कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर मैनेजमेंट आपका स्कोप बढ़ा रहा है तो वापस से आप आपके हिसाब से चेक कर लो कि भाई स्कोप बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स से आपको पहले कंपनीज एक्ट का ऑडिट करने के लिए कहा था, आप बोला टैक्स ऑडिट भी कर दो, तो वो अपने आप में एक फ्रेश एंगेजमेंट है।
उसके लिए हम वापस से क्या करेंगे, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं चेक करेंगे, नया लेटर बनवा लेंगे। तो उस पर दिमाग नहीं लगा रहे। अभी यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है, टर्म्स को चेंज करके वो स्कोप को रिड्यूस कर रहे हैं। यानी दोस्तों ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वाली केस है जब वो तुम्हें कहती है नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली। दोबारा, नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली। दोस्तों कोई मुझे इस लाइन का मतलब समझा सकता है? इसका मतलब पहले उसने तुम्हारे साथ 7-7 जन्मों की जीने मरने की साथ साथ में कस्में खाई थी। हा, क्या वादे किए थे, क्या इरादे थे, और उन सब पर आज पानी फेर दिया है। और आज वो कहती है नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली। वो कहती है अब मैं तुमसे फरवरी की 14 तारीख पर नहीं मिलूंगी, मैं तुमसे अगस्त के पहले रविवार पे मिलूंगी। अब मैं तुम्हारी वैलेंटाइन नहीं हूं, अब से मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। तो वो कह रही है तुम्हें नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली। मैं जानना चाहता हूं बंदों से और बंदियों से, जितने लोग यहां पर है, गूगल ड्राइव पे भी जो देख रहे हो, व्हाट्सएप पर आज चैट पे बताएं, ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। आप लोगों से ही सीखता हूं मैं ये सारी चीजें। आपका जवाब ऐसे में क्या होना चाहिए? मैं रुका हूं आपके जवाब के लिए। व्हाट शुड बी योर आंसर? After so many promises, so many dreams which we had built together, now she's saying, now let's be friends only. क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? दिल जले सीए के स्टूडेंट ऐसे सवालों का मतलब ही नहीं समझ आ रहा। बोले सर इसका क्या मतलब होता है, ये क्या? हे भगवान, क्या जीवन है तुम्हारा है? थोड़ा बिगड़ो रे, इनफैक्ट थोड़ा सुधरो। बाय। बहुत बढ़िया। भाई का ईगो आ गया। आज तो मैं भी 2-2 कॉलर पहन के आया हूँ, देखो ऐसी कॉलर ऊंची हो गया। हमने हटा बाय। मोए मोए ये क्या होता है भाई, थोड़ा मेरा ही ज्ञान बताओ। एंगेजमेंट लेटर साइंड है मैडम, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों मेरे बीच में लिखित में अनुबंध हुआ है, अब तो तुमको 7 जन्म तो मनानी ही पड़ेगी। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, शाबाश। तो दोस्तों ये सारे जवाब लड़कों के हैं जितने भी पढ़े, और यही दिक्कत है कि बंदियां तुम्हारे उम्मीदों पर, तुम बंदियों के पूरा नहीं उतरते हो, और तुम्हारी अभी तक जुगाड़ बैठ नहीं दी। बंदी को ऐसा बंदा नहीं चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड वुमन। तुम्हारा जवाब होना चाहिए था, जिससे क्लास की, गूगल ड्राइव की, हो सकता है कई सारी बंदियां पूछती कि सर ये जवाब किसने दिया, प्लीज उसका नाम और नंबर बताइए। पर कम वक्त तो तुम लोग मौका गवा बैठे। क्या एक्सपेक्ट करती है बंदी जब वो तुम्हें ऐसा बोले? एक्सपेक्ट करती है कि तुम उससे पूछो स्वीटी तुम तो ऐसी नहीं थी, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है, नहीं तो हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती स्वीटी। आप ऐसा बोलिए, आप उससे पूछिए क्या बात है स्वीटी, क्या कारण है, कारण बताओ स्वीटी। तो स्वीटी तुम्हें कारण बताएगी। ऐसे एकदम से नहीं बताएगी, पहले थोड़े से आंसू, थोड़ा शर्माना, थोड़ा रुक सा जाना, फिर उसके बाद स्वीटी तुम्हें कई बार जब तुमसे फोर्स करोगी, वास्ता दोगी, कस्में खिलाओगे, तब जाके स्वीटी तुम्हें रीजन बताए। अगर स्वीटी का रीजन तुम्हें जायज लगता है, क्या मतलब जायज लगता है? बटुक महाराज ने बोल रखा है कि हमारी जिससे भी शादी होगी उसकी उम्र छोटी हो जाएगी। हमने बोला हाँ ठीक है, फिर छोड़ दे भाई। जस्टिफिकेशन। उसने कहा है सॉरी मुझे तो शादी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिस कारण से शायद हम 18 भी पार नहीं कर पाए। हमला नहीं, फिर ठीक है, फिर तो चिंता मत करो, अपन जब तक है तब तक है।
जब तक है जान। यानी अगर वो कोई जस्टिफाइड रीजन देती है दोस्त तो देन यू कैन एक्सेप्ट, बट यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट। तो अगर उसका रीजन जस्टिफाइड है तो तुम उसे स्वीकार करोगे, ऐसा नहीं बोलता है स्टैंडर्ड। कर सकते हो ऐसा बोलता है स्टैंडर्ड। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, आपके पास चॉइस है। और अगर तुम्हें लगता है कि उसका रीजन जस्टिफाइड है और तुम रिवाइज्ड टर्म्स, रिड्यूस्ड टर्म्स एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बेहतर है कि तुम उसके लिए एक नया एंगेजमेंट लेटर बना दो। और अब उस रिड्यूस टर्म में जब तुम अपनी रिपोर्ट दोगे तो क्या तुम बताओगे पहले स्वीटी हमारी वो थी पर अब वो हमारी सिर्फ दोस्त है? ना ना। ये देखो दिल जले बच्चे बोल रहे हैं सर सिग्मा मेल मस्ट फोकस ओनली ऑन देयर करियर। बहुत बढ़िया बेटा, बट यू नॉट नो दिस, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज, कहाँ है आजकल है सर, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज नाउडेज अ डाइवोर्स एप्लीकेशन क्या ज्यादा बोल दिया, क्षमा कर। बड़े बड़े लोगों के हो रहे, रेमंड वाले अंकल का हो रहा है जेफ बेजोस का हो गया, इतने नहीं हुए। सो द पॉइंट इज कि अगर मैनेजमेंट आपकी टर्म्स चेंज करता है तो आप उससे पूछो जस्टिफिकेशन दो इसका। हम बोलेंगे सॉरी वी नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द रिड्यूस टर्म्स अनलेस यू गिव अस अ जस्टिफिकेशन फॉर इट। कब माना जाएगा कि जस्टिफिकेशन रीजनेबल है? मे बी मैनेजमेंट बोल रहा है यार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मे बी मैनेजमेंट बोल रहा है सर्कमस्टांस चेंज हो गए जिससे सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेट्स से यू वर अपॉइंटेड टैक्स ऑडिटर बट कंपनी हैज नॉट क्रॉस्ड द टैक्स ऑडिट टर्नओवर लिमिट। टैक्स ऑडिट में क्या होता है, आजकल एक नियम है कि अगर आपकी 95% रिसीप्ट्स और पेमेंट नॉन कैश है बैंक में, तो टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं। हमने अपॉइंट कर दिया था ये जानते सोचते समझते हुए कि भाई हमारे कैश रिसीप्ट्स और पेमेंट्स होते ही हैं काफ़ी, पर ईयर एंड पे नहीं हुए इतने, अब ज़रूरत ही नहीं है टैक्स ऑडिट की, ऐसा मार्च में पता पड़ा। पर मैंने तो क्या किया था, सितंबर अक्टूबर में ही टैक्स ऑडिटर कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर दिया था। तो आपको एक ही ऑडिटर से एक अपॉइंट किया था, बोला कंपनी ऑडिट टैक्स ऑडिट दोनों करना है। ये एजीएम में करना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग मेरी हुई लेट्स से फॉर एग्जांपल सितंबर 23 में, मैंने आपको कंपनी ऑडिटर टैक्स ऑडिटर दोनों अपॉइंट कर दिया सितंबर 23 में। मार्च 24 में पता पड़ा कि भाई मुझे तो टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अप्रैल 24 में कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है ऑडिटर से कि सिर्फ कंपनी ऑडिट कर दो, टैक्स ऑडिट मत करो। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों, तो कंपनी कह रही है कि यार देखो हमारी ऊपर टैक्स ऑडिट की लिमिट ही नहीं लग रही है। तो हमने चेक किया तो हमने बोला कंपनी जो कह रही है वो सही है, यानी कि सर्कमस्टेंसेज ऐसे बदल गए हैं कि अब उस सर्विस की नीड ही नहीं बची है। या फिर restriction on scope of audit engagement, whether imposed by management or caused by other circumstances। अगर imposed by management होगा तो may not be acceptable, but circumstances होगा तो इट मे बी एक्सेप्टेबल। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ऑडिटर अपॉइंट किया था कंपनी का, मिड ऑफ द ईयर कंपनी का एक मर्जर हो गया और कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत कहा गया है कि मर्ज्ड एंटिटी में जॉइंट ऑडिटर होंगे जिसमें दोनों कंपनी के ऑडिटर मिलकर ऑडिट करेंगे। मैं ऑडिट कर रहा हूँ ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का मर्जर ए लिमिटेड में हो गया, तो टेक्निकली मैं ए लिमिटेड का ऑडिटर हूँ, मुझे ही ऑडिट कंटिन्यू करते रहना था। पर कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई अब ए लिमिटेड का ऑडिट मर्जर के बाद बी लिमिटेड का जो ऑडिटर था वो और ए लिमिटेड के ऑडिटर मिलके करेंगे। तो मेरा तो स्कोप आधा हो गया, मैं फुल ऑडिटर सोलो ऑडिटर से जॉइंट ऑडिटर बन गया। पर यहाँ पे जो मेरा स्कोप कम हुआ है वो स्कोप कम करने के पीछे देर आर रीजनेबल रीजंस फॉर इट, जस्टिफिकेशंस फॉर इट, और ये सर्कमस्टांसेस इम्पोज्ड है, मैनेजमेंट की चाहत पे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर में रिड्यूस
तो वी विल कंसिडर द जस्टिफिकेशन गिवन पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो हमें बहुत ध्यान से सोच के करना है कि हम रीजनेबल माने या ना माने। अगर आपको लगता है कि जो चेंज किया जा रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हाँ सॉरी ऐसा नहीं है, ये ऐसा बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि चेंज आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ ली है जो गलत है और इसलिए अब मैनेजमेंट आपको चाह रहा है हटाना किसी तरह से, जैसे कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साइन रिगार्डिंग रिसीवेबल और एंटिटी बोल रही है कि यार एक काम करो, आप ऑडिट एंगेजमेंट को रिव्यू में बदल दो ताकि क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि वापस से वॉइस में इशू आ रहा है क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने कोई गलती पकड़ ली है मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट चाहता नहीं है कि उसका ओपिनियन मॉडिफाई करूँ, मैं रिपोर्ट में लिखूँ कि भाई तुम्हारे डेटर्स गलत है या फेक है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है एक काम करो ना, तुम ज़्यादा डिटेल में जाओगे मत, तुम रिव्यू कर दो। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो गलती पकड़ में आ गई इसलिए स्कोप कम किया जा रहा है, तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब सपोज आपको लगता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो व्हाट शुड ऑडिटर कंसिडर बिफोर अग्रीइंग टू द चेंज ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू एन ऑडिट एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस? तो पहले आप देखो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। उसके बाद देखो कि अगर आपको ऑडिट एज पर एसेस करना था और आपका स्कोप रिड्यूस किया जा रहा है, तो क्या इसके कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं क्या? जैसे आरओसी को या आरबीआई को या सीएनडीजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को इन्फॉर्म करना, उनकी परमिशन लेना एक्सेट्रा, वो समझ लो। फिर आपको लगता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है रिड्यूस्ड स्कोप के, तो आप एक काम करना, जो काम आपने अभी तक किया है हो सकता है वो आगे के लिए रेलेवेंट हो, पर फिर भी आपकी रिपोर्ट जो आप बनाओगे उसमें आप कोई रेफरेंस नहीं दोगे ओरिजिनल काम का या जो प्रोसीजर आपने शुरू में परफॉर्म किए थे उसका। फाइनली ये ध्यान रखना कि अगर टर्म्स चेंज हुई है तो ऑडिटर और मैनेजमेंट नई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एक एंगेजमेंट लेटर में या कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट के फॉर्म में राइट कर लेंगे। पर अगर आपको लगता है कि जो चेंज इन टर्म्स है हम उससे अग्री नहीं करते, इसका मतलब हमें जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा है, उसने कहा नहीं बता सकती। मैंने बोला क्यों नहीं बता सकती? उसने कहा नहीं सॉरी मैं नहीं बता सकती। हमला क्या कारण है ऐसा? उसने बोला कुछ परिस्थिति है ऐसी है, नहीं बता सकती। हमने बोला सब बताना पड़ेगा, हमारे बीच में कोई पर्सनल बातें नहीं है, दोनों सबका कुछ सब कुछ एक दूसरे के सामने ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तुम्हें बताना चाहिए। उसने बोला नहीं बता सकती, जरूर कोई कारण है। तो भैया हमने बोला फिर ये उल्लू बना रही है। तो अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करोगे? आप बोलोगे सॉरी भैया तुमने वादा किया है तो कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। यानी हम मैनेजमेंट को बोलेंगे सॉरी हम तो नॉर्मल ऑडिट कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे ही मालूम पड़ा कि हम नॉर्मल ऑडिट कंटिन्यू करने के लिए जा रहे थे और हमने बोला हाँ चलो हम ऑडिट करने आ रहे हैं, और जैसे ही हम अंदर आ रहे हैं मैनेजमेंट हमें आने ही नहीं दे रहा है। हमने बोला अरे ऑडिट करने आने, तो वो मैनेजमेंट हमको आने ही नहीं दे रहा है, बाहर कर रहा है। हमने बोला प्लीज हमारा ऑडिट है, हमें कंप्लीट करना है टाइम से, हमें आने दो। मैनेजमेंट हमको क्या कर रहा है, बाहर देखते जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मैनेजमेंट जब आपको परमिट ही नहीं करेगा ऑडिट करने के लिए, तो आपके पास क्या चॉइस होगी? विड्रॉ। जब भी विड्रॉल लिखते हैं तो आप देखोगे कि क्या विड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं है, लॉ और रेगुलेशन में हमें मना तो नहीं कर रहे। प्लस ये भी लिखते हैं कि जब भी आप विड्रॉ करते हो तो आप चेक करते हो कि आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या अदरवाइज ऑब्लिगेशन तो नहीं है किसी को रिपोर्ट करने की। क्योंकि ये बात क्लियर है दोस्तों, रिकॉर्ड्स मतलब सोल्यूशन क्या है? अगर आपका अग्रीमेंट नहीं हो पाया है चेंज इन टर्म्स का और मैनेजमेंट लिमिटेशन इम्पोज कर रहा है आप पे कंटिन्यू करने के लिए, लिमिटेशन मतलब करने नहीं दे रहा है, तो ये आपका सोल्यूशन या रेजोल्यूशन होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ रिड्यूस्ड। तो दोस्तों जब भी रेजिग्नेशन की बात आती है
ऑडिट छोड़ने की बात आती, तो एक सेट तरीका है उसका, नहीं देखा था क्या अपन ने? चलो बताता हूँ मैं। एक जनरल रूल मेन टर्म्स में ही लिखवा देता हूँ आपको मैं, काम आएगा आपको सभी जगह। Resignation. This discussion is relevant and same for almost every, ऐसे। ये डिस्कशन कहता है कि when circumstances leads to resignation by the auditor, इसे क्या बोला जाता है, which is basically termed as withdrawal from assignment or engagement. Then always you need to mention in exams or consider following. पहला, auditor before or auditor to withdraw, let's say like this, auditor when decides auditor when is of the opinion that withdrawal from engagement is required, ज़रूरी है, then he first discusses the matter with MGT management and TCWG, those charged with governance, and considers whether withdrawal is permitted अंडर द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। हो सकता है कि आपको कोई लॉ में विड्रॉल का परमिशन ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? हाँ, जैसे सेबी का नियम है एक कि आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हो, लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के रिव्यू होते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर के रिव्यू कर दिए उसके बाद आप चाह के भी विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप फोर्थ क्वार्टर और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू और ऑडिट ना कर दो। तो कभी लॉ मना भी करता है कि भाई इस स्टेज पे मत करो क्योंकि नया ऑडिटर लाने में टाइम लगेगा और उसको समय ही नहीं बचेगा पूरा ऑडिट करने के लिए। फिर उसके बाद वो बोलता है दैट इफ विड्रॉल का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है इसके बाद, ऊपर की दोनों चीज़ें कंसिडर करने के बाद, देन कंसिडर वेदर ऑडिटर हैज एनी लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, टू इन्फॉर्म any regulatory body
like Ministry of Corporate Affairs, RBI, SEBI, Comptroller Auditor General, कोई भी इनमें से, and also to the shareholders of the company, क्या उन्हें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है? Shareholders are appointing authority. And obviously, he should, in any case, अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो इन एनी केस उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? मैनेजमेंट और TCW जी को। नहीं, ऐसा नहीं ऑडिटर ने विड्रॉ कर दिया तो छोड़ दिया ऑडिट और फिर आ ही नहीं रहा है, मैनेजमेंट फ़ोन लगा रहा है उठा ही नहीं रहा है, वो मालूम पड़ा 2 महीने बाद गलती से मैनेजमेंट ने नंबर बदल के फ़ोन लगाया तो उठा लिया, हमने बोला यार आ ही नहीं रहे हो, बोले हाँ हमने तो छोड़ दिया ऑडिट। बोले किसको बताया? बोले क्या बताना, बस छोड़ दिया। तुमसे बात तो करी थी, तुमने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, तो मैनेजमेंट ने बोला यार हमने तो जवाब दिया था, फिर आपने ही नहीं बताया क्या करना। बोला बस सब बता रहे, छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा, आप जब भी छोड़ेंगे आपको बताना पड़ेगा मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी को। तो क्या आपको RBI को अगर बैंक है तो बताना है क्या? वो हमें नहीं पता, वो RBI एक्ट के नियम बताएंगे। जैसे कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आप रिज़ाइन करोगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को 30 डेज़ के अंदर बताना है, नहीं तो पेनल्टी लगा देंगे आप पे, ऑडिटर पे नहीं बताने। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें आपको ऑडिट कमेटी को बताना होता है, जो 24 आवर्स के अंतर्गत, 24 आवर्स जब से उनकी मीटिंग होती है उस ऑडिटर रेजिग्नेशन के ऊपर, उसके 24 घंटे में उनको इत्तला करना पड़ती है। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, कि भाई ऑडिटर रिज़ाइन कर गया है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी में एक्सचेंज का ऑडिटर रिज़ाइन होने के 24 आवर्स में क्यों बताते हैं? क्योंकि इससे हो सकता है कंपनी के शेयर की प्राइस काफ़ी गिर जाए। एक्सचेंज चाहते हैं कोई भी ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, उसे फटाफट पब्लिक कर दो, ताकि ऐसा नहीं हो कुछ को बताओ तो वो उसका फ़ायदा उठा ले। सबको पता होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट शेयर की प्राइस पर चले जाए। तो ये जो सारे स्टैंडर्ड में जब भी ऑडिटर विड्रॉ करने की बात करेगा, रेजिग्नेशन की बात करेगा, ये सेम नियम लागू होंगे, सेम चीज़ आपको लिखना है, हर बार आपको ऐसे ही लिखना। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी स्टैंडर्ड में, तो इसको आगे से कभी विड्रॉल आएगा तो ये दोबारा पढ़ेंगे भी नहीं। ये अंडरस्टूड, इट हैज टू हैपन लाइक दिस ओनली। ये विड्रॉल समझ में आ गया सबको? दिस इज रेजिग्नेशन और विड्रॉल। इसे So coming back to our discussion, ये पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया? पूरे डिस्कशन का मतलब क्या है? ए, अगर आपका स्कोप कम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट से पूछो क्यों। बी, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि यार इसका रीज़न है, तो आप रीज़न देखो रीजनेबल है क्या। जैसे वो बोलता है ज़रूरत ही नहीं थी हमें ऑडिट की, हमको लगा पड़ेगी, हमने कर दिया अपॉइंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी स्कोप की। आपको लग सकता है कि जेन्युइन है तो आप कर लो रिड्यूस स्कोप एक्सेप्ट, पर ज़रूरी नहीं है, करता ही है, आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो नहीं करता। हो सकता है कोई लिमिटेशन लॉ के द्वारा इम्पोज हो गई हो, कोर्ट ने बोल दिया जॉइंट ऑडिट अनिवार्य, लॉ ही चेंज हो गया, ऐसे केस पे कर सकते हो आप एक्सेप्ट, पर कोई ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपने रिड्यूस स्कोप एक्सेप्ट किया तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना। पहला, नया एंगेजमेंट लेटर। दूसरा, रिपोर्ट में ये मत लिखना पहले तो स्वीटी हमारी वो थी अब सिर्फ दोस्त है। कुछ पुरानी बताना ही मत कि पहले आप क्या थे और अब क्या हो, ये सब कहानी मत बताना। जो अब आपका रिड्यूस स्कोप है उससे अपनी रिपोर्ट दे। तीसरा, हमने कुछ प्रोसीजर हमारे पहले जो लगाए थे, क्या वो अभी हम यूज़ कर सकते हैं? तो हो सकता है वो प्रोसीजर अभी के लिए भी काम आए, नए असाइनमेंट के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन प्रोसीजर्स को आपने लगाया तो ठीक है, पर आप उन प्रोसीजर्स का अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस मत देना कि पहले हम ऑडिटर थे तो हमने ये प्रोसीजर लगाए, बाद में हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट को ऑडिट से रिड्यूस करके रिव्यू पे ला दिया, इसलिए हमने वो प्रोसीजर्स को भी यूज़ किया। वो सारी कोई कहानी नहीं देना। नॉर्मली आप ये सोचना कि भैया शुरू से ही अगर आपको रिव्यूअर अपॉइंट किया होता तो आप अपनी कैसी रिपोर्ट बताते, बस वैसी बताते।
यदि आपको रिपोर्ट में पुरानी गाली देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नया एंगेजमेंट लेटर आपको मैनेजमेंट से साइन कराना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ स्कोप। इस पूरे पेज में बात किसकी की गई है? बेसिकली जब ऑडिटर का स्कोप क्या किया गया, रिडक्शन ऑफ स्कोप ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑडिट। इसमें एक बात एकदम क्लियर समझ लेना, अगर एग्जाम में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिस पे लिखे कि ऑडिटर ने फ्रॉड्स पकड़ लिए थे और उसने बोला ये फ्रॉड हमें लग रहा है, अब हमें इसकी गहराई में जाना है, तो ऑडिटर को कंपनी ने बोला कि सॉरी आप एक काम करो, आप स्कोप अपना रिड्यूस करके ऑडिट से रिव्यू पे आ जाओ, और रिव्यू में ऐसे भी इतनी गहराई में जाते नहीं है, तो आप ऊपरी ऊपरी लेवल पे चेक करके रिपोर्ट कर दो। तो हम बोलेंगे सॉरी आप हमारा स्कोप क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि हमको गलती पकड़ में आ गई और आप चाहते नहीं हम गलती रिपोर्ट करें, इसलिए आप हमारा स्कोप कम कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहते ही नहीं हो कि कोई भी आपको ऑडिट करे, या वही करे ऑडिट जो गलती पकड़ नहीं पाए, और जो पकड़े उसका स्कोप कम कर देते हो, रिपोर्ट से बच जाते हो। सॉरी, मैं तो ऑडिट ही करूंगा और मैं अपनी रिपोर्ट में बताऊंगा कि आपके यहाँ पर ये गलती हुई है, पूरा चेक करने के। मैनेजमेंट बोले तू आ तो सही चेक करने, तेरे को घुसने ही नहीं देंगे। तो ऐसे केस में फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा विड्रॉ करने के अलावा, पर विड्रॉ करूंगा तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मस्त समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों आपको, मुझे लगता है अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो स्टैंडर्ड का आखिरी मुद्दा डिस्कस करने आ रहे हैं। इसके बाद ऐसे 210 कंप्लीट। सेबी के बाद क्या लिखा है? सेबी कहाँ गया? एग्जाम्पल सेबी, आरबीआई, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, हो गया बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट दोस्तों, जब तुम कभी किसी दुकान पे जाते हो तो क्या कीमत पूछते हो किसी चीज को खरीदने से पहले? हाँ सर, पूछते हैं। पर अगर तुम वो चीज रोज रोज ही खरीदते हो तो क्या रोज रोज कीमत पूछते हैं? अगर सर उसकी कीमतें इतनी फ्लक्चुएट नहीं होती है, सेम रहती है, तो नहीं पूछते। जैसे सब्जी रोज खरीदने जाएंगे तो रोज कीमत पूछते हैं। पर आप लोग तो जाते नहीं होगे, जाओगे तो भी बताओगे नहीं, फिर भी बता देता हूं मैं। पान की दुकान पे हम रोज जाते हैं तो क्या अपन रोज रोज कीमत पूछते हैं? तो हो सकता है कि पहली बार जब आप पान की दुकान पे गए हो तो आपने उससे पूछा कि भैया कितने का है पान। उसने कहा 20 रुपीज। आपने बोला ठीक है। अब आप अगले दिन गए, फिर आपने पूछा हाँ भैया कितने का है पान, उसने बोला 20 रुपीज। फिर अगले दिन 20 रुपीज, फिर अगले दिन 20 रुपीज। फिर अगले दिन गए, उसने पहले ही बोल दिया। फिर अगले दिन गए, उसने बोला अरे पूछो। इनफैक्ट मजाक उड़ने लग गया हमारा उन्होंने बोल दिया, बोला अरे 20 रुपया है, 20 रुपया है, देखो पूछेगा ये आते से ही कितने का है पान भी। तो अजीब नहीं लगता है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम। अपन क्या रोज रोज जाके पूछते भैया पान कितने का है, पान कितने का, आज कितने का, आज कितने का, कल तो इतने का था, आज कितने का? नहीं, पहली बार पूछ लिया उसी पे चलते रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर तुम किसी कंपनी का ऑडिट 34 ईयर्स से कर रहे हो, जैसे चतुर्वेदी एंड शाह ने किया था रिलायंस का, तो हर साल उसे ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो क्या वो हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाएगा और साइन करवाएगा मैनेजमेंट से? या बोल देगा कि वी आर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एट द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रीवियसली अग्रीड? वो डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पे
कि रेकरिंग ऑडिट असाइनमेंट्स में, व्हाट आर रेकरिंग ऑडिट असाइनमेंट्स गाइस? रेकरिंग का मतलब रीअपॉइंटमेंट्स। रेकरिंग ऑडिट असाइनमेंट में वेदर न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज रिक्वायर्ड इन एवरी पीरियड। क्या हर बार हमें नया एंगेजमेंट लेटर लगेगा? एवरी टाइम वी आर एक्सेप्टिंग द ऑडिट स्टैंडर्ड बोलते हैं न्यू। अगर आप बार बार ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो तो ऐसे रोज रोज हर साल आपको रीकन्फर्म करने की जरूरत नहीं है कि हमारी टर्म सेम है, टर्म सेम है, टर्म सेम है। आप सिंपली लिख सकते हो कि हमारा ऑडिट सेम टर्म्स पे एक्सेप्ट किया गया है जो पिछले साल या पिछली बार अग्री करी गई। एक्सेप्ट। सपोज मुझे एक बात बताओ, पिछले और इस साल में मैनेजमेंट में ही चेंज हो गया है, यानी कंपनी का टेक ओवर हो चुका है एंड नाउ द कंपनी इज कंप्लीटली मैनेज्ड बाय अ डिफरेंट मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं ट्विटर का ऑडिट कर रहा था, अब ट्विटर के पहले ऑडिट कर रहा था तो मैनेजमेंट अलग लोग थे, अब पूरी की पूरी मस्क भाई के हाथ में आ गई। ऐसे केस में क्या आपको नहीं लगता है कि हमें नया एंगेजमेंट लेटर ले लेना चाहिए? यस सर। क्या लेट्स से पिछले साल तक हमारी जो कंपनी थी ना वो एनबीएफसी थी, इस साल उसने बैंकिंग लाइसेंस ले लिया है, तो क्या नया एंगेजमेंट लेटर लगेगा? ऑफ कोर्स। हो सकता है हमने लास्ट एंगेजमेंट लेटर लिया था 5 साल पहले, बहुत टाइम हो गया है, तो अब ले ले क्या? व्हाई नॉट? इसका मतलब ऐसे कहता है कि दोस्तों जब आपको बार बार ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको बार बार एंगेजमेंट लेटर साइन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट ओ दो नहीं बहुत सारे केसेस है। पर आपको याद रखना है बेसिकली दो सिचुएशन है, पहला मिसअंडरस्टैंडिंग और दूसरा चेंज। अगर आपको लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लास्ट टाइम कि अपन पान की दुकान पे गए थे और अपन ने बोला भैया पान कितने का? बोला 20 रुपए का। फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने बोला ठीक है 10 पान बनवा दो। फिर हमने सबके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डलवाए, हमने बोला देखो इसमें है ना भैया, इसमें वो चटनी वो कीमाम वाली डालना, इसमें थोड़ा तंबाकू डालना, ये सादा बनाना बाकी मीठे बनाना। ऐसे 10 पान बनवाए, हमने 200 रुपये दिए, बोले भैया 225 हो गए। हमने बोला है आपने तो 20 रुपये का बोला था। बोले वो कीमाम की चटनी है ना उसके इतने अलग, ये जो आपने तंबाकू डलवाया उसके इतने अलग, ये इसके इसके। मैंने बोला आप रहे बहुत खतरनाक। अब आप जब अगली बार जाओगे तो आप क्या यहाँ पे कंफर्म करोगे यस क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? विल कंफर्म इट इन द नेक्स्ट टाइम कि बॉस हमें खीमाम की चटनी वाला पान चाहिए, ये कितने का? तो पहला अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप क्या करिए भैया, नया एंगेजमेंट लेटर साइन करवाई लो। तो ऑडिटर में क्या बोला गया है? रिकरिंग ऑडिट, व्हेन ऑडिट इज परफॉर्म्ड ओवर ईयर्स you will assess whether circumstances require revision in terms of audit engagement and whether there is a need to remind the entity of the existing terms. You may decide not to send a new engagement letter each period. However, following factors will make it appropriate to get a new engagement letter. First, when there is a misunderstanding. Second, when there is a change. Revision, change. इन सारे चेंज को मुझे पिंग कर देना चाहिए ताकि आपको दिखे, पर कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख दिया। दो मैंने बोला ना, दो ही चीज याद रखना, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या चेंज हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? बदलाव। किसमें बदलाव हुआ है? इतनी सारी चीजें दी गई है बदलाव की, मैं आपको सिंपल सा तरीका देता हूँ। चेंज में आपको याद रखना है तो आप ये याद रखिएगा, निमोनिक दे रहा हूँ मैं एक, LMNOPQRS। L for there is a change in law, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया। M फॉर मैनेजमेंट में चेंज हो गया। N फॉर नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस में चेंज हो गया। O फॉर ओनर्स में चेंज हो गया। Q से कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो आप PQ को हटा दीजिए, उड़ा दीजिए और इसकी जगह बना दीजिए FR। PQ की जगह FR। ये क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस हो गए। R रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो गए।
एस, कोई स्पेशल या रिवाइज टर्म्स हमारी पैदा हो गई, स्पेशल टर्म्स। रट्टा लगा लिया अपन ने, बढ़िया हो गया, काम खत्म। ऐसे 220 फिनिश। आपसे पूछे कभी आपको रीअपॉइंट किया गया एज एन ऑडिटर कि आपको नया एंगेजमेंट लेटर चाहिए, तो आप बोलोगे कि डिपेंड करेगा, ज़रूरी नहीं है लेना, पर हम लेंगे जब हमें लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या इन सब में चेंज हो। किसमें याद ऐसे रखना है, 11 PQRS और PQ को बदल देना FR से, तुम्हारा काम हो जाएगा। बढ़िया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखते हैं इसे। CA is conducting audit of a client for last 2 years. Wow. Before proceeding to start audit for the next year, he notices there is substantial change in the management. Oh. Besides, clients are ventured into new area of business activity which were not present at the time of initial audit engagement. जब शुरू किया था उसके बाद कुछ नए बिजनेस भी शुरू कर दिए। Discuss the responsibility with regard to in context of SS 210. तो हम बोलेंगे रेपिटेटिव रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट्स में नए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट करना है या नहीं, ऑडिटर का डिसीजन है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगा। ये सारे फैक्टर्स है, फिर आखिरी में लिखना है क्योंकि यहाँ पर ए मैनेजमेंट चेंज हुआ है, 2 नेचर और साइज ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है, इस कारण से बेहतर होगा कि ऑडिटर एक नया एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर करके मैनेजमेंट से उसे एक्सेप्ट करवा ले। इस तरह से लिखना पड़ेगा। दोस्तों बधाई, इसी के साथ ऐसे 210 की पूरी होती है हमारी पढ़ाई। छोटा सा सिंपल सा आसान सा मासूम सा बच्चे सा स्टैंडर्ड है दोस्तों 10। इसके ऑब्जेक्टिव्स अब आपको समझ में आ जाएंगे। ऑडिटर टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस ऑन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड इज अग्रीड। मेन उद्देश्य यह है कि भैया ऑडिट तभी एक्सेप्ट करो जब उसका बेसिस अग्री किया जा चुका है। कैसे? एक तो प्री कंडीशन मौजूद होना चाहिए ऑडिट की, और दूसरा हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जिसको हम एंगेजमेंट टर्म्स एक लेटर के फॉर्म में साइन करके कंफर्म करवा देंगे। कूल। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, engagement letter is a letter which is given by the auditor to the management for acceptance. चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना 210 कंप्लीट होता है। अब अपन 220 पे आएंगे, एंड 220 इज अबाउट ऑडिट क्वालिटी। बढ़ो आगे अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी। Management entity feels that it is not necessary for giving in writing explicitly to the auditor that it understands its responsibility for preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework. Explicit मतलब कि साफ अक्षरों में, तो बोलते हैं ना साफ अक्षरों में, यानी पूरी तरह से एकदम क्लियरली बिना कोई डाउट के। Discuss whether it is necessary for management to do so. In case management refuses, why should an auditor need to accept the proposed audit engagement? तो कहानी कैसी है दोस्तों? आपको कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे को नहीं लगता है कि हमें ये चीज़ आपको लिखित तौर पे देने की कोई ज़रूरत है, कि हमारी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना। तो बताइए एज एन ऑडिटर आपका इस पर क्या कहना है, और अगर ना करे तो क्या करना चाहिए? हमें बोलना पड़ेगा कि इट इज़ नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू गिव इन राइटिंग एक्सप्लिसिटली टू द ऑडिटर दैट इट अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सेम जो ऊपर लिखा है रिपीट कर दिया। क्यों? क्योंकि दिस इज अ प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। Before accepting the audit, we need to get a confirmation from the management that A, it is their responsibility to prepare and present financial statements as per framework. B, have internal controls. C, provide necessary information. अगर प्री कंडीशंस ऑडिट की प्रेजेंट नहीं होती है तो हम मैटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, और अनलेस कोई लॉ रेगुलेशन कुछ और बोले हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
कब? जब हमें लगता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है या हमें लगता है कि मैनेजमेंट अग्री नहीं करता है। तो इसलिए अगर लॉ एंड रेगुलेशन मना करे तो बात अलग है। ये रिफ्यूज़ल ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसे ऑडिट प्रमाइज या बेसिक प्रमाइज ऐसे एज पर 210 कहा जाता है। चिराग आर्टिकल ट्रेनिंग पर है। एज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कंपनी हैज रेड समवेयर दैट एंगेजमेंट लेटर इज इश्यूड बाय ऑडिटर टू क्लाइंट आल्सो इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. He was at a loss to understand how could an auditor include form and content of report beforehand. तो जब हम बोल रहे हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें रिपोर्ट क्या देनी है। हम रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। तो इसमें हमें क्या बोलना है? वी ओनली हैव टू स्टेट कि हम ओपिनियन देंगे इस फॉर्मेट में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको पक्का आज से ही कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपका ये ओपिनियन होगा। हम इस फॉर्मेट में ओपिनियन देंगे, यानी हो सकता है हमारा ओपिनियन क्या हो, जैसी हमारी फाइंडिंग्स हो उसके आधार पे चेंज हो जाए, यानी मॉडिफाइड हो जाए, अनमॉडिफाइड चले जाए। तो चिराग ये समझ रहा है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही जाएगा, यानी अनमॉडिफाइड, यानी हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर का। ऐसा नहीं हो, तो हमारी जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से ओपिनियन जाएगा। वो अपन आगे के स्टैंडर्ड्स में समझ में आएगा आपको कि ओपिनियन कैसे बनाया जाता है 700 सीरीज। सर प्री कंडीशन और ऑडिट प्रीमाइस में क्या फ़र्क है? प्री कंडीशन दो है। ए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ले रहा है वो एक्सेप्टेबल है, और दूसरा ऑडिट प्रीमाइस। ऑडिट प्रीमाइस में तीन चीज़ें: ए, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क बनाए, कंट्रोल्स बनाए और हमें इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट बोलता है मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ यूएस, सिटी बैंक वाला एग्जाम्पल, और मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, इंटरनल कंट्रोल बनाऊंगा। तो ऑडिट प्रीमाइस तो मौजूद है, पर फिर भी हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने चूज किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि उसे फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना चाहिए? इंडिया के ऑपरेशंस के लिए, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिट प्रीमाइस इज ओनली व्हाट, कि आप बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार, और आप कंट्रोल्स बनाओगे और आप हमें इंफॉर्मेशन दो। पर जो फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप बनाओ, आपको कौन मना कर? वो प्री कंडीशन का पहला। तो ये फर्क है प्री कंडीशन में और ऑडिट प्रीमाइस में। क्वेश्चन 10 में प्री कंडीशन जैसे ब्रह्मास्त्र में लिखा है वैसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑडिट प्रीमाइस वाला बात नहीं है, यहाँ पे रेजिग्नेशन वाली बात ज़्यादा लिखी गई है कि आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कीवर्ड्स आना चाहिए। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बेर ऐसे के लैंग्वेज डाल देता। आप बताओ, आप ऑडिट से भग जाते, समझ ही नहीं आता, ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज डाल देते। पर अब एक बार क्या हो रहा है, टर्म समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे? आंसर पढ़ोगे, लैंग्वेज पढ़ोगे, तो 3 बार तो वो भी समझ में आएगी। मुझे नहीं लगता कि अपन कोई कैजुअल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। मैं टेक्निकल जार्गन से ही पढ़ाता हूँ दोस्त। पढ़ाने के लिए अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब आप ये समझ लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट। इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एएस मैंने मैनेजमेंट को बुलाया कि भैया ऑडिट प्रीमाइस का मतलब तुम एएस या इंडेस जो लग रहा है उसके अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, कंट्रोल्स रखोगे, इंफॉर्मेशन। और मैं ऑडिट तभी स्वीकार करूंगा जब तुम ये जिम्मेदारी मानते हो और तुम जो एएस यूज कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है। यानी ऐसा नहीं इंडेस यूज कर रहे हो और एएस लग रहा है और एएस यूज कर रहे हो इंडेस। इसे बहुत ईजी समझ में आएगी, तो समझने के लिए ठीक है। पर यही चीज के लिए अपने को बार बार वर्ड क्या यूज करना है? फ्रेज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ताकि आप भी यूज करो, क्योंकि जैसा सुनोगे एग्जाम में वैसा लिखोगे। करें। अब आते हैं दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। क्या है ये कहानी, समझिए। कोई मुझे बता सकता है आर्टिकलशिप
तुमने अभी तो ज्वाइन करी नहीं है, जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी आर्टिकलशिप के पहले दिन क्या होगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, सोचो। ख्वाब देखो, पहला दिन ऑफिस का, सीए के ऑफिस का, आर्टिकलशिप का क्या होगा। बेटा एक बार है ना घर पे आंसर आराम से पढ़ना, फिर कल पूछना नहीं आए। तुम घबराती बहुत हो एक तो। बताओ, पहला दिन सीए के ऑफिस में क्या करोगे, कैसा होगा। हमारे बाबूजी बड़ी कंपनी जहां पे उनका ऑडिट होता है, वो हमारे शहर की काफी बड़ी फर्म है, और वो हमें ले गए वहीं पे दाखिला कराने के लिए। आसानी से होता नहीं है वहाँ पे दाखिला, और हमारा हो गया क्योंकि बाबूजी का रेफरेंस था और बाबूजी क्लाइंट थे, तो हमको मिला के लेके आए। बाबूजी ने हमको बोला सर के पाँव पड़ो। बाबूजी ने बोले सर ये लड़का है, आपकी शरण में दे रहे हैं, बस अब आपको ख्याल रखना है इसका, और आप जब इसके साथ बर्ताव करें तो ये मत सोचना ये हमारा लड़का है। आप बाकी सारे आर्टिकल से जैसा बर्ताव करते हो वैसा इसके साथ करिए और इसे मजबूत बनाइए। हम बाबूजी को घूर रहे थे, बाबूजी ने बोला बस और समय नहीं लेंगे, धन्यवाद। सीए ने बोले बिल्कुल साहब, आपका कहना है, आपका लड़का है तो होनहार ही होगा, सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी ने बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत डेडिकेटेड है, थोड़ा चंचल है, चुलबुल है, पर है बहुत शार्प। बस ये बोल के निकल गए। हमारी अगले मंडे की ज्वाइनिंग डेट आई, मंडे को हम पहुंचे, 11 बजे बुलाया था हमको ऑफिस, हम शार्प 11 बजे पहुंच गए। अब ऑफिस में बस एक ऑफिस बॉय पीओ नहीं था, थोड़े समय बाद रिसेप्शनिस्ट आई, हमने बोला हे हाय, दिस इज राज, आई विश टू ज्वाइन फ्रॉम टुडे एज एन आर्टिकल, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट राइट। हमने ऐसे हाथ दे रखा था उससे मिलाने के लिए, पहले तो उसने हाथ पे लगाया इसे, और फिर उसने कहा कि राज, कौन राज, कैसा राज है ये। हमने बोला अरे हम आर्टिकल है, हमको आज से ज्वाइन करना था, पता होगा ना आपके यहाँ पे कोई लिस्ट विस्ट आती होगी ना नहीं ज्वाइनिंग्स की। ने बोला अंदर जाओ, जहाँ जगह दिखे बैठ जाओ। हमला व्हाट, यू डोंट नो वेयर इज माय कैबिन। उसने बोला अबे ओए अंग्रेज के, अंदर जाओ और बैठ जा। हमला डेयर यू से माय डैड अंग्रेज। बोला महात्मा गांधी की, बोला जा अंदर जा, बैठ जा यार। हम गए, हम बहुत गुस्से में थे, हमने किसी से बात नहीं की, हमने बोला बदतमीज, मूड खराब कर दिया, सर को आन दो। सर आए घूमते घामते, जैसे ही सर अंदर आए हम गए और एकदम स्माइल के साथ सर को ग्रीट किया। हमने बोला पेरी पोना अंकल, और बकायदा उनके लिए हम गिफ्ट लेकर आए थे, हमने उनको गिफ्ट दिया, और हमने बोला अंकल हम आ गए। अंकल ने हमें देखा, बोले कौन। हम बोला अंकल राज, वो पापा के साथ। अच्छा 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 राज बेटे, ओ हो अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया बेटे, आ जाओ, आज से ज्वाइन कर लिया। जी अंकल कर लिया। बोले बेटा अंकल नहीं सर बुलाना आपसे, है ना, और बैठो, काम बताते तुमको, सिखाते हैं। हमला जी अंकल कहाँ बैठना है, हमारा कोई केबिन वगैरह है तो आप बता दीजिए। ये को बोला यार इसको सही करना पड़ेगा। चीन बोला बेटा केबिन बन रहा है, एक काम कर, अभी तुम्हें हम ऑडिट पर भेजते हैं, आज पहले दिन जाके तुम है ना यहाँ मत, फील्ड पे सीखो, वहां अच्छे से सीखने को मिलता है। और हमने हवाई लगाई, हमारे थर्ड ईयर के जो अब सेकेंड ईयर, 2 ही साल के बच्चे आर्टिकलशिप, सीनियर आर्टिकल को, और हमने उसे बोला अरे आशुतोष इधर आओ,
आशुतोष एकदम आशुतोष राणा टाइप का ही है। उसने बोला हाँ सर बोलो, ऐसे बात कर रहा था। बोले क्या हुआ वो ऑडिट का? उसने बोला सर वो ऑडिट कौन सा वाला, वो फैक्ट्री का? बोले हाँ हाँ उस फैक्ट्री का, वही तो एक ऑडिट कर रहे हो तुम। आशुतोष ने बोला बोले सर जाए कैसे? अरे बाइक है तुम्हारे पास, चले जाओ। अरे सर हम नहीं जाएंगे, पिछली बार भी हम गए थे, आपने बोला था कन्वेंस देंगे, आज तक नहीं दिया। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, सरकार एकदम कीमतें बढ़ाई जा रही है। हम नहीं जाएंगे, आप पहले व्यवस्था करवाओ जाने की। सीए ने बोला यार चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, राज आया है, राज के साथ चले जाओ, इसे भी ले जाओ, इसे भी सिखा देना ये पहला। अरे सर हमारी तो 15 दिन बाद छुट्टी लगने वाली है। बोले जब तक काम पूरा नहीं करोगे छुट्टी नहीं दूंगा, चलो जाओ। आशुतोष ने पूछा राज से क्यों, बाइक है तेरे पास कुछ? बोले हाँ भैया है ना। बोले कौन सी है? बोले भैया हार्ले डेविडसन। बोले क्या बात कर रहा है, चल 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 आजा। तो आशुतोष ने राज की हार्ले डेविडसन की मेन सीट संभाली, पीछे की उचकी हुई सीट पर राज को बिठाया और हवा से बातें हुई करती हुई रफ्तार के साथ ऑडिट पर निकल पड़े। दोनों पहुंचे क्लाइंट लोकेशन पे और आशुतोष को बहुत मजा आया हल्ले चलाने में। तो उसने चाबी राज को नहीं दी और कहा देख मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जब तक तू यहाँ बैठ और ऑडिट कर। उसने बोला भैया मेरा पहला दिन है, मेरे को तो ऑडिट आता नहीं। बोले अरे पढ़ा होगा ना ऑडिट? बोले हाँ भैया पढ़ा है ना। बोले कहाँ से पढ़ा है? सर से ही पढ़ा है ना, सार्थक सर से? उसने बोला नहीं भैया मैंने तो यूट्यूब के कुछ लेक्चर इधर उधर के देख के सेल्फ स्टडी करी थी। बोले अरे यार, तो तेरे को सिखाना पड़ेगा या आता है? बोले नहीं भैया हमको आता है। बोले क्या होता है ऑडिट बता। बोले भैया हमने एक बहुत सही देखा था, उसके हिसाब से हमने पास भी करी एग्जाम। उसमें एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ था, ऑडिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को दो जगह से बिठा देना, यानी जो यहाँ दिख रहा है अगर वो वहाँ दिख जाए तो ये सही है, ये ऑडिट है। आशुतोष ने बोला बहुत बढ़िया, इतना आता है, चल इससे ही तेरा काम हो जाएगा। एक काम कर, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए थे तेरे इंटर में? राज ने बोला भैया टैक्स में 51। तो बोले चल तेरे से टैक्स ही चेक करवाता हूँ। तो राज भैया ने बोला बोले अरे सुनो एक काम करो इधर आओ, वो अपना टैक्स ऑडिट बाकी है ना, तो एक काम करो सारे कैश के खर्चे ले आओ, ये चेक करेंगे, ये आज से नया है। और इनको सिंपल पता है ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो एक तरफ तुम तुम्हारी कैश बुक दे दो जहाँ पे खर्चे डाले हुए हैं, और दूसरी तरफ सारी फाइल दे दो जिसमें सारे वाउचर लगे हुए हैं, ये इधर से उधर उसका मिलान करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बोला ठीक है भैया ला देता हूँ। उसने ला दिया। हम लाए करो अच्छे से करो और हम आते हैं थोड़ा। बोला भैया बाइक की चाबी? बोले हम आते हैं बोल रहे हैं मतलब जाएंगे कैसे, पैदल जाएंगे? नहीं भैया ठीक है भैया आप चले जाओ। बोले भैया नहीं सर बोला हमने। बोला तो सर को बोलते थे? बोले हमें भी सर बोल। हमला जी सर। बोले सुन हम कहीं जा रहे हैं, फोन मत लगाइयो जब तक ऑफिस से फोन नहीं है, और अगर सर का फोन आए तो बोलना हाँ भैया वो क्लाइंट के साथ स्टॉक देखने गए, आते तो बात कराता। और हमें इमीडिएटली फोन लगाना अगर ऑफिस से फोन आया, नहीं तो परेशान मत करना, हम आते हैं थोड़े 2-3 घंटे में आ रहे हैं। बोले भैया आप जा कर रहे हो? बोले सर से सवाल करता है। हमने बोला नहीं नहीं सर आप हो क्या, हम चेक कर। हमने निकाला मस्त चेकिंग करना शुरू करी कैश के खर्चे। तो हमने देखा एक खर्चा 50,000 रुपये का। हमने क्लाइंट को बुलाया, हमने बोला इधर आ। हमने बोला हाँ जी भैया बताओ। हमने बोला भैया नहीं सर बोल। बोला बच्चा है बे तू। बोला बदतमीज, ऑडिटर है हम, रिस्पेक्ट है हमारा, सर बोल। बोला हाँ सर बताएं। हमला बेचो। हमला ये 50,000 रुपये का कैश पेमेंट है, तुझे पता है इनकम टैक्स एक्ट में 10,000 रुपये से ऊपर के अगर पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाते हैं। उसने बोला अच्छा। हमला ये भी नहीं पता तुझे? तो ये तो सब गलत है, ये डिसअलाउ हो जाएंगे, तूने इसका खर्चा क्लेम किया है तो ये तो सब एडबैक हो जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भर दिया है बाकी है? उसने बोला भर दिया हमने तो, रिटर्न भी भर दिया। बोले हैं रिटर्न भी भर दिया, ये क्या किया? बोला आपके सीए नहीं भरवाए। बोला आप चेक क्यों करवा रहे हो? बोले अपने सीए से पूछो। बोला यार इसको कुछ पता नहीं होगा, अपन तो करते हैं।
फिर आए, फिर हमने बोला अरे बाप रे, ये तो 3 लाख रुपए का खर्चा तुमने कैश में दे दिया इसको, ये डिसअलाउ हो जाएगा पूरा। उसने बोला भैया ये तो आपके सर ने बोला था कि ये 3 लाख रुपए कैश पेमेंट किए ना, तो इसको साल भर में 10-10 हज़ार रुपए के अलग अलग 30 दिनों में पेमेंट दिखा देना। उन्होंने बोला ऐसा कर दो ना तो डिसअलाउ नहीं होता है, अलाउड रहता है, क्योंकि 10 हज़ार का पेमेंट एक दिन में एक पार्टी को अलाउड होता है। फिर आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर 30 पेमेंट भी करो पर अलग अलग दिन में 10-10 हज़ार के तो चलता है। बोला अभी ओए हमारे सर ऐसी गलत काम नहीं बताएंगे। बोले अरे भैया सर नहीं बताया, हमको थोड़ी ना मालूम है, वही सब करवाते। ये छोड़ो, ये देखो ये जितने एम्प्लॉई इन सबको तनख्वाह कैश में जाती है 10 हज़ार के ऊपर है, सर ने बोल रखा है इनको 15-15 दिन में तनख्वाह दिखाओ, ऐसे दिखाओ। बोला ये तो बहुत सारी तनख्वाह है, ये तो टोटल बहुत बड़ा हो रहा है। बोले हाँ आप ले लो, नीनी करते करते सब मिला के 1-2 करोड़ के खर्चे हैं ये तो। हमने सर को फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। सर 2 से 4 घर पे रिलैक्स करते। योर माइंड शुड बी एट पीस, ओनली देन यू विल बी अ गुड प्रोफेशनल। भैया को फोन लगा, उसने फोन उठाया, बोले अरे कि ऑफिस से फोन आया कि? हमने बोला नहीं भैया कुछ पूछना था। बोले तेरे को मना किया था ना, फिर फोन रख दिया। उनको लगा रखा रखा नहीं है, वो तो ऐसा लग रहा था कि हमारी बाइक से विली कर रहे, ऐसे आवाज आ रही थी, घूम 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 हमला भाई हमारी तो बाइक गई, बहुत गुस्सा, हम बहुत प्रेशर में आ गए। हमने बोला यार एक तो भाई ये नहीं कर रहा है, सर फोन नहीं उठा रहे, क्या करें। तब हम हमारे पापा की याद आई, और हमारे पापा ने हमको सिखाया था बेटा कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, और सच्चाई के राह पे चलने से कभी भी मत डरना। सब तेरा साथ छोड़ भी दे तो भी तू आगे बढ़ना, और तेज गति से आगे बढ़ना, और जोश के साथ आगे बढ़ना। धीरे धीरे कारवां बढ़ते जाएगा और तेरे पीछे लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसी एनर्जी है, ऐसा जोश आ रहा है। हमने बोला ये नहीं हो सकता, हम नहीं छोड़ेंगे। हमने सबसे पहले एक मैसेज ड्राफ्ट किया जिसमें हमने लिखा सर हमने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए के टैक्स के फ्रॉड पकड़े, जिसको ये कंपनी ने किया है, जिसके बारे में हमें लगता है कि हमें इमीडिएटली कुछ करना चाहिए। और हमने तो ये भी पढ़ा था कि अगर कोई फ्रॉड होते हैं 1 करोड़ से ऊपर के, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी बताना चाहिए। सिर्फ उसी को ही क्यों, हम तो इनकम टैक्स को भी बताएंगे। तो सर आप क्या कहते? सर प्लीज जवाब दीजिए, सर प्लीज जवाब दीजिए। बहुत बार पिंग किया, कोई जवाब नहीं आया। भैया को फोन लगाया, वो कट कर रहे बार बार। हमला क्या करे क्या करे? हमने बोला सोशल मीडिया। ऐसी सिचुएशन में सोशल मीडिया का पावर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमने कई सारी मूवीज देखी है जिसमें सोशल मीडिया के पावर से जब कोई सच्चाई की राह नहीं सुनता है तो सोशल मीडिया से लोगों तक उसे फैलाया जाता है। तो हमने बस इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली जिसपे हमने बताया फर्स्ट डे इन ऑडिट 1 करोड़ ऑफ टैक्स फ्रॉड्स डिटेक्टेड, आई एम लविंग इट। बकायदा हमने फोटो खींच खींच के उसकी पूरी एक ऐसी रील बनाई और रील बना के पोस्ट कर दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिए, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। डू यू नो दिस पर्टिकुलर कंपनी? The company is doing huge amount of tax fraud, which is leading to a loss to our beloved nation. Hashtag stop tax evasion. Please retweet. बस फिर क्या था, ट्विटर भर दिया हमने। अब बहुत सारे जगह से लाइक फाइक आने लग गए, हार्ट्स के इमोजी आने लग गए इंस्टा पे। कई सारे दोस्त, अरे वो आया और आर्टिकल चुप में तूने पहले दिन ही फ्रॉड निकाल दिया, अपने को लग रहा है अपन ने कोई बहुत ही मस्त काम कर दिया। बस सर उठे, उन्होंने देखा, व्हाट्सएप खोला, हमारा स्टेटस देखा, फोन लगाया, उन्होंने बोला बेटा क्या किया तूने? हमला सर ऐसा ऐसा हुआ था। बोला बेटा तूने किस किस को बताया? सर वो अभी इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट किया, स्टोरी डाली और ट्विटर पे एक ट्वीट डाला है। बोले बेटा सब हटा दे। बोला क्यों सर? बोले बाद में बताऊंगा बेटा, मैं आ रहा हूँ, तू आ जा, वापस आ जा, पर तू सब हटा दे। मैंने बोला ठीक है सर मैं हटा देता हूँ, पर मैंने एक्चुअली क्या इनकम टैक्स में चाचा थे उनको भी बता दिया, तो उनको भी मना करूँ क्या? वो आ रहे हैं इधर। फिर बोला शाबाश, और किसी को? बोला हाँ वो रिपब्लिक टीवी में है ना, वो अपने ही अंकल है। अरे हाँ बंगाली बाबू, वो जो बोलते हैं जानना चाहता है भारत, उनको भी हमने बता दिया। उन्होंने बोला टीम भेज रहा हूँ बेटा मैं।
तो उनको भी मना कर दूं? किन बोला रुक जा बेटा, तू वहीं रुक, मैं जा रहा हूँ वहां, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों सीए और सीनियर आर्टिकल दोनों अंडरग्राउंड है और बाकी सब आ चुके हैं और हम यूं कॉलर उठा के फोटो खींच रहे हैं, बस फिर आगे जो हुआ वो इतिहास बना गया। आप बताइए इस पूरे मसले में क्या आपको लग रहा है, ये सब जो हुआ ये सही है या गलत है? और अगर है तो किसकी गलती है? आपके सामने 3 ऑप्शन है। क्या ये गलती ए राज की है, आर्टिकल, या ये गलती बी राज के पापा की है जिन्होंने उनको ऐसे जोश भरे हुए सीख दिए थे, या ये आर्टिकल सीए की है, या ये गलती सीए की है, या ये गलती आशुतोष की है? हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल? आशुतोष, राज, सीए, पापा? क्या कहते हो? उसके बाद बच्चे को सीधे डिग्री मिली है। बहुत बढ़िया। आप बताए दोस्तों ऐसी सिचुएशन में गलती आपको क्या लगता है किसकी है? राज की गलती है, सीए की गलती है? बहुत बढ़िया, सीए ने गलत किया, राज ने गलत किया। यो यो यो, समझ नहीं आ रहा है। राज सीए, राज सीए, सीए सीए सीए, सब सीए कह रहे। तो गाइस समझ में आ रही है कहानी क्या है? What we are trying to understand here, the whole fundamental of this discussion is the problem basically was with respect to the systems in the CA firm. Ideally CA firm को ढंग के systems बनाना चाहिए थे। Ideally CA firm को क्या करना चाहिए था? उनके यहाँ पे एक सिस्टम होना था कि कोई भी अगर आपके यहाँ पे नया स्टाफ आ रहा है तो पहले उसका ओरिएंटेशन हो, जैसा किसी ने कहा था, इंडक्शन हो, उसको समझाया जाए। ये अज्यूम नहीं किया जाए कि भैया पहले दिन जो आया उसको सीधे भेज दिया ऑडिट पर, ये सोचा कि कर करके सीख जाएगा। क्या कर रहे हो यार, ये मजाक है, सीरियस गेम है ये, आप इसको मजाक कर ले रहे। यू नीड टू हैव प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस। सीए की गलतियां समझो, क्या क्या गलती थी। सबसे पहले तो सीए की गलती कि उसने बस ये देख के कि हमारे क्लाइंट का लड़का है उसको भर्ती कर लिया, उससे ना बात की ना समझा उसको क्या आता है नहीं आता है। दूसरा, जब वो आया तो कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, किसी को पता नहीं था ये आने वाला है। तीसरा, सीए ने उससे डायरेक्ट बात करी, लगा कि ये ऐसा है तो उसको भेज दिया आर्टिकल के साथ, सीनियर आर्टिकल के साथ। कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं रखा उसके सुपरविजन के ऊपर। चौथा, सीनियर आर्टिकल भी मजे में चल रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। पांचवा, वो वहां जाके कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली क्लाइंट का डेटा देखा जा रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीए खुद की कोई मॉनिटरिंग नहीं रख रहा है, वो केयरलेसनेस के साथ काम कर रहा है, अनप्रोफेशनल वर्किंग स्टाइल है पूरी तरह से। इसे बोलते हैं खराब क्वालिटी, बैड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इट्स अ क्वालिटी इशू। दैट इज व्हाई there is this standard which is known as SQC1, Standard on Quality Control 1, जो कह रहा है कि हर एंगेजमेंट में, हर जो काम आप करते हो, आपके सारे कामों में अच्छी क्वालिटी आए, इसके लिए जरूरी है कि आप एक सिस्टम बनाओ, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ डिफाइंड हो, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सीए की, फर्म की, टीम मेंबर्स की, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। देन किस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। देन कैसे एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, कैसे उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे उसको कंपनसेट करना चाहिए। देन जब आप ऑडिट करें तो उस ऑडिट में किसका डायरेक्शन होना चाहिए, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन काम रिव्यू करेगा, कम्युनिकेशन कैसे। देन समय समय पे मॉनिटर करते रहना कि जो आपने सिस्टम बनाए वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मॉनिटर। आइडियली एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें ये 6 चीजें कवर की जाना चाहिए। सबसे पहले एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाना चाहिए कि वो क्वालिटी का ख्याल रखे, भैया सब कुछ प्रॉपर क्वालिटी के सिस्टम्स बनाने में मदद करे एक तरह से।
सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी टीम को समझाई जाए, जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, ये सब समझाया जाए। कौन से क्लाइंट का काम करना है नहीं करना है ये डिसाइड किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स कैसे रिक्रूट करना है, कैसे ट्रेन करना है, ये समझाया जाए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यानी कोई भी ऑडिट या कोई भी एंगेजमेंट अगर हो रही है तो उसमें डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू कैसे हो, कौन क्या देखेगा, ये सब देखा जाए। और फाइनली इन सबको मॉनिटर करा जाए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जैसा हमने सिस्टम बनाया वो फॉलो हो रहा है या नहीं। These are basically the elements of the system of quality control. और ये सिस्टम क्या होगा? This is nothing but a set of policies and procedures which will talk about these elements. तो ये पॉलिसी प्रोसीजर कैसी हो सकती है? जैसे स्कूल में आपके हैंडबुक में स्कूल की पॉलिसीज प्रोसीजर्स होती थी, जिसमें सबसे पहले लिखा होता था फीस कब जमा करना है, नहीं की तो क्या होगा। उसके बाद लिखा था यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदना है, फिर किताबें कहाँ से खरीदनी, फिर आपकी एग्जाम्स कब होंगी, फिर छुट्टियाँ कौन कौन से दिन होगी। यही एक पन्ना हमारे काम का होता था छुट्टियाँ वाला, जिसमें हम देखते थे इस साल में कितनी छुट्टियाँ संडे को आ रही, और बोलते थे है साल ही खराब है। बेस्ट होता था वो साल जब ज़्यादातर छुट्टियाँ मंडे को आती थी, इतना अच्छा लगता था दिल से। ऑल इन ऑल व्हाट इज हैपनिंग हियर इज की स्कूल भी अपनी पॉलिसी प्रोसीजर्स बना के रखती है, एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने सारी चीज़ों का, कि हमारे यहाँ एडमिशन का ये सिस्टम है, टीचिंग का ये सिस्टम है, एग्जाम इवैल्यूएशन का ये सिस्टम है, टीचर्स को ट्रेन करने का ये सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, होटल में सिस्टम्स होते हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर। सिस्टम क्या होता है? यही तो है, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, और कुछ नहीं। सिस्टम 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 सुन के ऐसा लगता है कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम, या खुदा बाहर निकलो उस सोच से। यहाँ सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिस्टम का मतलब है एक सिस्टम। सिस्टम का मतलब है एक प्रोसेस। तो हम चाहते हैं कि आप अपने फॉर्म में एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन करो जो कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगे, जिसे आपकी टीम फॉलो करे, आप उसे मॉनिटर भी करो, ताकि ये इंश्योर हो कि सिर्फ ऑडिट में ही नहीं, जो भी काम आपकी सीए फर्म करती है, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस, सब में प्रॉपर क्वालिटी आए। एंड इस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। टेक्निकली आपके कोर्स में एसेज ही होते हैं, बट आपके मॉड्यूल में एसक्यूसी 1 का कंटेंट दिया है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एसक्यूसी 1? स्टैंडर्ड का नाम ही आप कोड कर दोगे तो ही 2 मार्क पक्के, कितना तो लंबा नाम है। एसक्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है, तो शुरू होगा क्वालिटी कंट्रोल। ये किस लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल है? फर्म के लेवल पे। कौन सी फर्म? जो ऑडिट कर रही है कोई भी चीज, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विस। तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। आप कुछ भी परफॉर्म करो, यही सब चीज़ें जिनके ऊपर अलग अलग स्टैंडर्ड दिए, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, इनमें से अब अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपकी फर्म को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। तो एसक्यूसी 1 क्या चाहता है? एसक्यूसी 1 की इतनी सी चाहत है दोस्त कि फर्म के यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनना चाहिए। सिस्टम क्या है? कुछ नहीं है, पॉलिसीज है जो क्या इंश्योर करेंगी कि हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि फर्म और उसके लोग क्या कर सकें। देखो सिंपल सी बात है, सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि एसएस, गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट के जो भी होते हैं पब्लिकेशंस, उनको प्लस रेगुलेशंस और लीगल लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। एक सीए को कब कहा जाएगा उसने काम ढंग से किया है? जब सबसे पहले वो अपना काम एसएस के अनुसार करे। एसएस सब समझाते हैं, तो काम एसएस के अनुसार करे, लॉ एंड रेगुलेशन के अनुसार करे, और उससे भी बढ़िया चीज़ जब उसकी रिपोर्ट सही है। मुझे एक बात बताओ, इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। When will we say that a student has achieved his objectives of being a good student?
कब मैं कहूंगा कि एक स्टूडेंट ने एक अच्छे स्टूडेंट होने के अपने उद्देश्य पूरे कर लिए? सर जब वो रोज होमवर्क करे तो एक भी स्टूडेंट गुड नहीं हो पाएगा। बेसिकली हम क्या कहेंगे, व्हेन ए he follows the instructions and B he prepares enough that he will clear the exams. एग्जाम क्लियर होगी नहीं होगी वो तो समय बताएगा, क्योंकि उसमें लक फैक्टर बहुत सारी चीज़ है। बस ये दो चीज़ है। अगर एक स्टूडेंट अपनी बातें सुने, इंस्ट्रक्शंस प्लान जो दिए उसको फॉलो करे, और सेकंड अगर एक स्टूडेंट सिर्फ क्या करे, ऐसी तैयारी करे जिससे हमें लगता है कि वो क्लियर कर लेगा एग्जाम, तो हम बोलेंगे अच्छा स्टूडेंट। अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव। सेम इसी लॉजिक से किसी CFM के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स कब अच्छे माने जाएंगे? जब वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे। ये फ्रेज कई बार आएगा, इस कारण से इसको बार बार PSRLS के नाम से यूज किया गया, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। एंड सेकेंड, 2 रिपोर्ट्स इशूड बाय द फर्म और पार्टनर आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। यानी हमने जो रिपोर्ट करी है वो अप्रोप्रिएट है। गलत है या नहीं है देखो ये तो समय बताएगा, क्योंकि हम भी रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हाई लेवल का एश्योरेंस, बट एब्सोल्यूट नहीं देते। तो देखो क्या सही तरीका बताया मैंने आपको याद रखने का। SQC1 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के क्या उद्देश्य हैं, कि काम एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शंस हैं। और दूसरा, वो रिपोर्ट उसकी ऐसी हो कि वो अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टांसेस में। सही है या नहीं वो समय बताएगा, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बस ये ऑब्जेक्टिव है, इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC। तो क्वालिटी कंट्रोल की जो पॉलिसी बनाओगे उसमें ये 6 एलिमेंट्स होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये पॉलिसी बना के आपको क्या करना है? इसको तिजोरी में छुपा देना है क्या, कि किसी को बतानी पड़े हमने इतनी मेहनत से बनाई? अबे नहीं, सबको बताना है, सबको कम्युनिकेट करना है, सबको देना है। देना ही नहीं, उनको बोलना है पढ़ो और फीडबैक दो। कुछ समझ नहीं आया पूछो, कोई डाउट है पूछो, कुछ मिसिंग है बताओ। किसको बोल रहे हैं? हमारे एम्प्लॉइज को। द पॉलिसी शुड बी डॉक्यूमेंटेड, कम्युनिकेटेड एंड फीडबैक शुड बी टेकन। आप डॉक्यूमेंट करके लोगों को, पर्सनल एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करो और इनकरेज करो उन्हें कि वो अपने व्यूज उस पर हमें दे। इससे क्या होगा, वो सब लोगों को मालूम पड़ेगा क्या पॉलिसी में दिया। हो सकता है कि राज आया और राज को आपने शुरू में ही क्या किया, सबसे पहले पॉलिसी प्रोसीजर दिया और उसको बोला ये देखो ये एक ट्रेनिंग वीडियो है, ये पूरा सुन लो। उसके ऊपर बेस्ड हमने उससे 30 क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस के जवाब लिए, और फिर हमने बोला कि अब तुम पास हो चुके हो, इसका मतलब तुम्हारा इंडक्शन कंप्लीट हो गया है, अब तुम रेडी हो नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, क्या असिस्ट करने के लिए किसी टीम में। अब तुम्हें किस टीम में डाला जाएगा, किसके अंदर डाला जाएगा, तो पहले हम तुम्हें किसके अंडर डालेंगे, कोई CA के अंडर डालेंगे, आर्टिकल के साथ मात्र नहीं भेजेंगे। ऐसी टीम जिसको CA डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है, ताकि अभी तुम नए नए हो तो तुमको समझ। कुछ चीज़ें हम तुमको साफ तौर पे बता दें कि देखो कभी भी कोई मुद्दा है तो तुम कम्युनिकेट किससे करोगे, कैसे करोगे, कभी भी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रखो। ये सब उसको समझा दिया गया है किसमें, शुरुआत में। तो ऐसी गलती होने की चांसेस कम। तो अब हमें SQC1 में 6 मुद्दे पढ़ना है क्या, जो आपका सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाते हैं, विच इज नथिंग बट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू 6 मैटर्स। सबसे पहला मुद्दा है लीडरशिप। आपको एक मुखिया अपॉइंट करना है जिसको ये पूरे SQC1 की जिम्मेदारी देनी है। तो हमें पॉलिसी और प्रोसीजर डिजाइन करने, हमें प्रमोट करना है एक इंटरनल कल्चर जिसमें हमें बताना है कि भैया हर काम जो आप करते हो उसमें क्वालिटी एसेंशियल है। ऐसा लोगों में जुनून भरो कि हमें अच्छा काम करना है, हमें सही काम करना है, क्वालिटेटिव काम करना है, करने के लिए नहीं करना। तो बताओ ये जुनून कौन भर पाएगा? कोई नया आर्टिकल आया, हमने उसको बोला, बोले सुन जुनून भर सब में कि क्वालिटेटिवली काम करे, तो वो समझ रहे हो वो हमारे 70 साल के पार्टनर हैं, ऐसे ऑफिस आते हैं, बैठते हैं और आर्टिकल आया, बोले सर पकअप, अब हमें क्वालिटी के साथ काम करना है, नए स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। रुक,
कान की मशीन लगा लेते हैं। बेटा ऐसे नहीं आएगी क्वालिटी, कौन लेके आएगा? क्वालिटी विल बी फ्रॉम द टॉप, इट शुड फ्लो फ्रॉम द टॉप। लोग हटा देंगे, बोले बच्चा है। जैसे ही आप निकलोगे पीछे बात करेंगे, बोले और बच्चे में बहुत जोश है। दूसरे बोलेंगे यार कुछ नहीं, अपने में बिता हो जाएगा ठंडा 10 दिन। किसी मिला 10 दिन तो बहुत होते, अपनी फॉर्म में तो 3 दिन में फुस हो जाएगा। देख तू ट्रांसफर नहीं ले। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, फॉर्म का सीईओ, मैनेजिंग पार्टनर, इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी, इट शुड कम फ्रॉम द टॉप बॉस। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, फोकस फोकस फोकस। एंड देन जो लोग ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं क्वालिटी कंट्रोल की, जिनको ये काम ऑब्वियसली सीईओ मैनेजिंग पार्टनर ने दिया है, उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस, एबिलिटी और नेसेसरी अथॉरिटी होना चाहिए टू अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आर्टिकल को नहीं देनी है, इससे तुमको ये दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। व्हाई नॉट टू आर्टिकल? पहला, शुड बी अ सीनियर पर्सन, ताकि लोग उसकी सुने। एंड सेकेंड, he lacks experience, even ability, most important authority। यानी ऐसे आदमी को दो जिसमें एक्सपीरियंस, एबिलिटी, अथॉरिटी है, और जितना सीनियर व्यक्ति उतना अच्छा। ऐसे ही याद रखने के लिए मैंने आपको बस एक स्टाइल दे दिया, तरीका दे दिया। जब भी कोई चीज़ को क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं, तो क्वेश्चन को ग्रीन कलर में ही लिखूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। व्हाई नॉट आर्टिकल ट्रेनिंग, यानी कोई भी हम जूनियर आदमी को क्यों लीडरशिप नहीं दे सकते। नेक्स्ट, सबसे पहले आपकी पॉलिसी प्रोसीजर में क्या होना चाहिए? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या होती है एथिकल रिक्वायरमेंट? भाई इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और क्या। सो आवर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पर प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके लोग कंप्लाई करेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमने कोड ऑफ एथिक्स की आईसीआई की पढ़ी है, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर प्लस इंडिपेंडेंस आदि। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस के पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला, बताओ कि भैया इंडिपेंडेंस फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है सारे ऑडिट में। हमें इंश्योर करना है कि कौन इंडिपेंडेंट रहेगा? फॉर्म, उसके एम्प्लॉयज, जो एक्सपर्ट्स हमने अपॉइंट किए हैं काम करने के लिए, हमारी नेटवर्क फॉर्म, सिस्टर कंसर्न्स, इन सब का इंडिपेंडेंट होना इंपॉर्टेंट है। इससे अनेबिलिटी फॉर्म को क्या होगी, तो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को बता पाएंगे इंडिपेंडेंस के बारे में, और हम पता कर पाएंगे, इवैल्यूएट कर पाएंगे अगर कोई थ्रेट आ रही है, और अगर आई तो फिर हम अप्रोप्रिएट एक्शन समय पर ले पाएंगे, उसे एलिमिनेट या रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल करने। हो सकता है हमें कभी विड्रॉ भी करना पड़े। एक मैकेनिज्म होना चाहिए कम्युनिकेशन का, जिससे एंगेजमेंट पार्टनर फर्म को इंफॉर्मेशन दे सके क्लाइंट एंगेजमेंट के बारे में, और एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन दे सकें फर्म को। ऐसी रिलेशनशिप जिससे इंडिपेंडेंस पे इम्पैक्ट। ध्यान रखें, सारी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस को समय पे हमें नोटिफाई करना है ताकि एक्शन लिए जा सके, और एक बार हमें एक एनुअल कंफर्मेशन कम से कम ले लेना चाहिए कि सब लोग जो भी ऑडिट में इन्वॉल्व थे उन सब ने ख्याल रखा है इंडिपेंडेंस का। ये सारी चीज़ें ऐसे 220 में भी है, यहाँ पे भी है। आपको बहुत सारे मुद्दे लगेंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये सारे पॉइंट्स के यहाँ पे हेडिंग्स दे दिए। पहला, इंडिपेंडेंस सबको ऑब्जर्व करना है। फॉर्म, पर्सनल, एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द फॉर्म और नेटवर्क फॉर्म, इन सबको फॉलो करना है। हमारी पॉलिसी और प्रोसीजर फॉलो करने से हम क्या कर पाएंगे? हम एम्प्लॉयज़ को बता पाएंगे, थ्रेट इवैल्यूएट कर पाएंगे और उन्हें दूर कर पाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो विड्रॉ।
हमें रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए कि इन लोगों ने सबने फॉलो किया है, और साल में एक बार ये लेना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि यहाँ पे आया नहीं है, आ जाना चाहिए था। engagement partner and team are responsible to communicate. पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है कम्युनिकेट करने की? वो फर्म को बताएगा कि भैया ये क्लाइंट है, इसकी ये रिलेटेड पार्टीज है, सारी चीज़ें, जिससे पता पड़ सके कि फर्म की कहीं इंडिपेंडेंस अफेक्टेड तो नहीं है। और एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि उनकी खुद की कहीं इंडिपेंडेंस अफेक्ट तो नहीं हो रही। यानी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, अगर उस टीम में कोई एम्प्लॉय है हमारा जिसकी रिलेटेड पार्टी है वहाँ पे इन्वॉल्व, तो वो बता दे, और इससे हम देखें कोई थ्रेट तो दिया, और थ्रेट है तो फिर एक्शन ले। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, कैसे SQC1 इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस इन एंगेजमेंट इज नॉट ब्रीच्ड बाय ऑडिट फर्म? तो आपको इस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स लिखने, ये आंसर है उस क्वेश्चन का। वो इंश्योर करता है कि वो इंडिपेंडेंस फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, सबको समझाए। वो इंश्योर करता है कि ये 4 कैटेगरी के लोग फॉलो करें। वो इंश्योर करता है कि इससे कम्युनिकेट की जाए इंडिपेंडेंस सबको। दूसरा, थ्रेट्स हो तो पता पड़े और हम एक्शंस लें। वो कहता है कि पार्टनर की जिम्मेदारी है कम्युनिकेट क्लाइंट की इंफॉर्मेशन फर्म को देना, और एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस की इंफॉर्मेशन और थ्रेट्स पार्टनर को बताना, ताकि उससे एक्शन लिए जा सके। फाइनली हमें एक एनुअल डिक्लेरेशन लेना चाहिए। ये सब करके हम इंश्योर कर पाएंगे कि हम ऑडिट या कोई भी एंगेजमेंट जो हम कर रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है, वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट। ये मैं आपके साथ एनोटेशन वाली शेयर कर दूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले बताइए, तो मैं आगे बढ़ूँ। एकदम हौले हौले आराम से चल रहे हैं दोस्तों, बहुत एकदम रिलैक्स चिल्ड करके। क्योंकि क्या है दोस्तों, टेक ऑफ बढ़िया होना चाहिए अपना। और इससे क्या होगा, बार बार एक ही बात क्या बताऊं, दिमाग पे आएगा तो जुबा पे आएगा, जुबा पे आने आएगा तभी हाथों में आएगा। दिमाग में ही अंदर नहीं जा रहा है, दिल में ही नहीं आ रहा है, तो चलिए कहाँ से आप उसको अपने हाथों से किसी और को बताएं। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिस्कशन है विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पे देखिए, तो अपन ने पहला पॉइंट पढ़ लिया लीडरशिप, दूसरा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इस स्टैंडर्ड का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारे पास कभी भी कोई ऑडिट आए दोस्तों, तो क्या करना चाहिए? लपक लो। अरे आया आया आया, लक्ष्मी आई, कौन मना करता है? लपक लो। इसका बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैं आपको सिखाऊं तो ऐसे लिखता हूं, व्हेन यू आर ऑफर्ड एन ऑडिट। ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, ये अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको समझाना है बस। व्हेन यू आर ऑफर्ड एन ऑडिट, व्हेन अ सीए इज ऑफर्ड एन ऑडिट, ही शुड बिहेव लाइक, और बढ़िया समझ में आए तो ऑफर की जगह ऐसा लिखो, व्हेन सीए रिसीव्स a proposal for audit, behave, बिहेव की जगह मैं बोलता हूं रिस्पॉन्ड, लाइक अ गर्ल।
behave like a girl. थोड़ी घबराने वाली होगी. behave like a girl. मतलब क्या है इसका? ऐसे एक्साइट मत हो जाना. ऐसी प्रपोजल है, अंदर कितना भी एक्साइटमेंट ऊपर छुपाने का. देखो, कोई बंदी के पास प्रपोजल आता है, इवन बंदी वांट्स टू काइंड ऑफ कमेंट ऑन दैट, देयर विल बी बेटर पोजीशन टू आंसर दिस. थैंक यू जी, थैंक यू. टैलेंट डिस्कवर्ड बोला किसी ने. सुनिए आ जाए. तो किसी बंदी के पास कोई प्रपोजल आता है ना, तो कैसे रिएक्ट कैसे करती है? ऐसे रिएक्ट नहीं करती है. वाओ, आई वाज ऑलवेज वांटिंग दिस प्रपोजल फ्रॉम यू. थैंक यू राहुल. भले ही उसको जन्म जन्मांतर से वो रुकी हुई थी कि भैया राहुल पहल करेगा, लेकिन नहीं, जैसे ही राहुल ने प्रपोजल दिया, देखो कैसे बिहेव करेगी वो. मुझे कुछ टाइम चाहिए. राहुल बोलेगा, देखो तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, बस बता जरूर देना. राहुल, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए. वक्त वक्त वक्त. अब आप बताओ, वक्त लेके उसे क्या करना चाहिए? अब उसने वक्त लिया भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया कल ही हाँ बोल देगी. तो उसने सबसे पहले जाके अपनी फ्रेंड को बताया या अपनी बहन को बताया, तुझे पता है राहुल ने आज क्या बात कर रही है? बोले हाँ, ही प्रपोज. तो तूने हाँ बोल दिया? अरे नहीं नहीं, मैंने उसे बोला यार मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. अब हमारी बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन कैसे हमें रिस्पॉन्ड करेगी? बच्चे मजे ले रहे हो, कहा सीए बन गया. रामपाल यादव तो बन ही जाते आप. तो बड़ी बहन कैसी समझाई थी कि बड़ी बहन बोलेगी बहुत अच्छा किया, वेल डन, बट टेल मी, डू यू रियली लाइक हिम? बोला अरे ये कौन सा एक ही रखना है, और लाइकिंग की क्या बात है, चिल, आई एम कूल दीदी. आपके भी तो इतने सारे हैं, आई मीन आप ऐसे हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं यार, हाँ आई अग्री, मतलब आई मीन, बट विद इन दैट ऑल्सो यू नो, ऐसा नहीं है, दैट डज नॉट मीन्स आई से यस टू एवरीबडी. आई मीन आई हैव माई ओन प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस टू मेक. हाँ दीदी, वो बात तो सही है, सबको तो नहीं बोलते, अपन भी एक लेवल तक ही मैनेज कर पाते हैं. आपको भी पता है, थोड़ा टाइम तो अपने को देना ही पड़ता है सबको. आई मीन कितनी बार उसको बोलो नहीं आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आज घर पे कोई काम आ गया. एक आध बार तो आई मीन, 5 बार बोलेगा तो एक बार तो जाना ही पड़ता है. मतलब टाइम तो होना ही चाहिए. इनला प्रिसाइसली तू देख ले, यू नो यू आर ऑलरेडी मैनेजिंग 3. दैट्स ओके दीदी, आई मीन 5-10 तक तो कोई इशू ही नहीं है. यानी सबसे पहले आपने क्या चेक करना है दोस्तों? अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस. तो सबसे पहले क्या चेक करेगी बंदी? स्वीटी चेक कर रही है उसके पास टाइम है या नहीं है, रिसोर्सेस है. नंबर 1. उसके बाद दीदी ने बोला, बोले अच्छा एक बात बताया, ये है कौन? राहुल. बोला अरे आपको फोटो बता देती हूँ. जैसी ही फोटो था, दीदी ने बोला अबे दूर रहे इससे, दूर रहे दूर रहे. क्यों क्या? अरे रुक जा, तेरे को बताते. बस फिर क्या किया, गूगल खोला और उसका नाम डाला. बोले देख इसका नाम आ रहा है. तो जैसे फोटो सर्च गूगल ने शुरू करी, हमने बोला दे फोटो दे, इससे सर्च करते हो. सर्च करके बताया, बोले ये देख.
5 तो इसके नाम है, जोसेफ, इम्तियाज अली, राम जानी, अलग अलग नाम से जाना जाता है। एंड इज नोन फॉर पुलिंग गर्ल्स। ये पहले तुझे प्रस्ताव देगा, फिर छोटे मोटे गिफ्ट देगा, फिर बोलेगा पैसे की जरूरत है, तुझसे उधार मांगेगा। तुझे लगेगा छोटा मोटा ही अमाउंट है, क्योंकि ये समझ लेगा तेरे पास कितने पैसे है, उसका 10-15% ही उधार मांगेगा और तू दे देगी, बस फिर गायब हो जाएगा। ये ऐसे ही करता है, स्कैमस्टर है ये। पहले ये वो पेटीएम वाले फ्रॉड करता था, अब आजकल ये करने लग गया है। थैंक गॉड दीदी बचा लिया। आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी भी कंसिडर करना चाहिए, ऐसा नहीं सबको हाँ बोल। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा भी होगा कि कहीं ना कहीं स्वीटी के भी अपने एथिक्स हों। तो दीदी ने मुझे बोला, बोले यार एक बात बताए, राहुल लड़का कैसा है। इनफैक्ट ये सब कुछ नहीं था, जैसे ही फोटो सर्च किया तो बोला वो अच्छा कुछ नहीं, मेरे को लगा ऐसा है, बट वो तो कोई और था, फॉरगेट इट। तू बताए लड़का कैसा है। मैंने बोला वही दीदी यार, ये तो बहुत सीरियस एंड ही इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट मी। दीदी ने बोला यार फिर देख, ऐसे नहीं करना, फिर एथिकली गलत है यार, ये अपने एथिक्स नहीं बोलते ऐसे। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है तो है नहीं फालतू में, नहीं यार तो उसको क्लियर कर दे कि मैं सही बोल रहा हूँ दीदी, ज़्यादा इमोशनल ड्रामा हो गया, मेलो ड्रामा, अपने को दिक्कत हो जाएगी। पर अगर सपोज उसने बोला नहीं हमें भी लगता है इज ऑल्सो कूल, आई मीन ऐसा है, ब्रेकअप पार्टी करके ब्रेकअप करेगा, बोला बढ़िया है फिर तो, पर एक बात समझ ले, तो कितने समय से जानती है? बोला हम तो काफ़ी 2-4 महीने से हैं। तो बोले तेरे इस पीरियड के रिस्पॉन्सेस से तुझे लगता है यू शुड कंटिन्यू? हाँ हाँ, बस 4 मुद्दे। दीदी एक्सपीरियंस लग रही, जी हाँ। तो दोस्तों समझिए अब आप मुद्दा क्या। हाँ हर्ष मेरे भाई, आज तो आज तो मुझे रोना ही आएगा, बच्चे क्या क्या नहीं बोल रहे। तो समझो दोस्तों क्या कह रहे हैं, कोई भी अगर तुम्हारे पास ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए आता है तो ऐसा नहीं तुमने लपक लिया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सोचना है। सबसे पहले जो तुम्हें ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है उसकी इंटीग्रिटी चेक करो। क्यों चेक करना है इंटीग्रिटी? अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, सीए ऑडिटर इज नोन बाय द क्लाइंट्स ही ऑडिट्स। थैंक यू सर। ऐसे आप फालतू में बोल रहे हो, नहीं सही है दोस्तों, फैक्ट है। मालूम है आपको एक सत्यम का केस जो पीडब्ल्यूसी ने गड़बड़ करी, जिसमें गिल्टी भी प्रूव है उनके ऑडिटर्स, उसके कारण मालूम है सत्यम वर्ल्ड वाइड इट इज, इनफैक्ट पीडब्ल्यूसी वर्ल्ड वाइड इट इज द लार्जेस्ट अकाउंटिंग फर्म, बट इंडिया में उनकी ऑडिट प्रैक्टिस की बैंड बज गई। दैट वाज अ 2008 फ्रॉड। 16 साल हो गए उस बात को जब वो फ्रॉड शुरू हुआ था। अब देखिए, despite that even today they have not been able to foot strong or set up their foothold in the audit market in India. They have comparatively very less clients. तो आपका अगर एक क्लाइंट गलत निकल गया ना दोस्तों, तो आपकी इमेज के ऊपर, आपके बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट बिग फोर ऐसा होता है, बहुत सारे क्लाइंट को मना कर देते हैं कि सॉरी विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट, क्योंकि हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें आप खरा नहीं उतरते। तो यू नीड टू चेक द इंटीग्रिटी। सेकेंड, आप भी अपनी टाइम, कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज देखिए। आप सोचो कि आपको लेट्स कोई ऑडिट अवॉर्ड किया गया और आपके पास लोग ही नहीं है, आपने बुलाया चलो आ रहा है ले लो, फिर समझेंगे ये गलत तरीका है। यू शुड हैव टाइम, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी ऑल्सो। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज आपको कोई ऑडिट ऑफर किया गया है जो बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री का है, जिसका आपको कोई ज्ञान नॉलेज नहीं है। लेट्स से देयर इज अ कंपनी विच इज इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका ऑडिट आपको दिया गया, आपको कुछ समझ नहीं है और आपको लगता भी नहीं आपकी टीम में कोई व्यक्ति है जो समझ जाएगा या आप कहीं से वो समझ ऑब्टेन कर पाओगे। बेहतर है आप मत करो। एक सीए फर्म है, 70 साल का सीए, सबसे यंगेस्ट स्टाफ ही उनका 60 साल का है। उनको ऑडिट मिला एक नई कंपनी का जो फिनटेक सेक्टर में है या टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या उसका ऑडिट करेंगे ना समझेंगे? बेहतर है मत करो। वी शुड हैव कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज एंड ऑब्वियसली बात है आपको एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस तो चेक करना है कि आपकी फर्म, नेटवर्क, फर्म, पार्टनर कहीं भी किसी की भी कोई इंडिपेंडेंस थ्रेटेंड तो नहीं। प्लस अगर आपने उसका पहले कोई काम किया है, कोई एंगेजमेंट उसके साथ पहले करी है, ऑडिट नॉन ऑडिट, तो उससे एक्सपीरियंस भी यूज़ करो डिसाइड करने में कि काम लेना है। इस पूरे डिस्कशन में अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हुए हैं फिर भी आप लगता है कि आप एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप डॉक्यूमेंट कर लेना क्या तरह से आपने डिसीजन लिया। तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरे पास है ना
टाइम है, रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटी में बस एक इशू है कि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है उसकी इंडस्ट्री का। पर मैंने बोला दैट्स ओके, आई कैन ऑब्टेन दैट नॉलेज बिकॉज आई नो अ फ्यू अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर डूइंग सिमिलर ऑडिट्स, दे विल हेल्प मी टू कंसल्ट। प्लस मैं एक्सपर्ट की भी मदद ले सकता हूँ, और वो नॉलेज ऐसा नहीं होगा कि बहुत मुश्किल है ऑब्टेन करना। तो आप डॉक्यूमेंट कर लो, इस बेसिस पे हमने ये डिसीजन लिया। इसमें पास्ट एक्सपीरियंस का भी पॉइंट है जो एसक्यूसी में नहीं दिया गया है, बट ऐसे 220 में रिपीट किया गया है, वहां पे देखिए। क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में आप कैसे पता करेंगे? तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें, इसमें ग्रीन कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ग्रीन में सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। I will not use green, dark green color anywhere to highlight because this is dedicated for questions. तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी में क्या चेक करूं? उनके ओनर्स और केएमपी की आइडेंटिटी और रेपुटेशन क्या है, उनके ऑपरेशंस किस तरह के, बिजनेस प्रैक्टिस कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है प्रिंसिपल ओनर। जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपको एटीट्यूड समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला यार हमें तो कोई भी सस्ता ऑडिटर चाहिए, तुम या कोई भी बता दो, हमें कोई लेना देना नहीं ऑडिट से। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, शुरू से ही आप पे लिमिटेशन लगा रहा है कि भैया ऑडिट उसको दूंगा जो 10 दिन में खत्म करेगा। हमने बोला यार ये क्या तरीके है, फीस कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी अंदेशे हैं कि ये हवाला करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, काला सफ़ेद कर रहा है। हमें पूछना चाहिए कि भैया हमें क्यों अपॉइंट कर रहे हो, कारण क्या है इसका। यू शुड गेट दैट इन्फॉर्मेशन वाई अस। तो क्या होएगा, जो वो आपको जवाब देगा ना उससे आपको समझ में आएगा उसके रीज़न क्या है। अब सपोज उसने रीज़न में बोल दिया कि हम आपको इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पिछला ऑडिटर छोड़ के भाग गया। हमला क्यों छोड़ के भाग गया, उसने बोला, कंपनी ने बोला वो उसने कुछ गलतियां निकाली थी, हमने बोला रिपोर्ट मत करो, तो उसने रिजाइन कर दिया। बोला यार खुलेआम बता रहे हो, बोला यार बताना पड़ेगा क्योंकि आप उससे कम्युनिकेट करोगे अगर तो वो बता ही देगा। तो अब ऐसा है तो फिर ऐसे में नहीं करना। कहाँ से पता पड़ेगा आपको, तो ये सोर्स है। ये क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट में व्हाट टू चेक, और अगला सवाल व्हाट टू चेक के बाद वेयर टू लुक, सोर्स बताओ उसके बारे में आपको कहाँ पता पड़ेगा। मीडिया में पता पड़ सकता है, प्रीवियस ऑडिटर से आप बात कर सकते हो। इनफैक्ट आईसीआई रिक्वायर करता है कि जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको पिछले ऑडिटर से ऑडिट लेने से पहले बात करना होती है, एक्सेप्ट करने से पहले कि भाई हम ले रहे हैं, आपको कोई तथ्य तो नहीं। तो वहाँ से आप देख लीजिए प्रीवियस ऑडिटर, थर्ड पार्टी से डिस्कशन कर लीजिए। और कहाँ से ले सकते हो आप, मीडिया कमेंट्स देख सकते हो, हमें दिए हुए पॉइंट पर आप ऐड कर सकते हैं। और आप कहाँ से देख सकते हैं, मे बी उसके इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ, ये लिखा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ डिस्कशन, जैसे कि हम जानते हैं किसी को जो उसके बारे में जानता है वहाँ से। अब उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए पास्ट की, उससे आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि एनुअल रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट का बंच जो पब्लिश होता है अगर लिस्टेड कंपनी है तो, कि भाई उसके लास्ट ईयर के ऑडिटर ने रिपोर्ट क्लीन दी थी, मॉडिफाइड दी थी, रिपोर्ट में कमेंट्स आए थे, ऐसे इस तरह की चीज़ें इससे समझ में आ जाए। इसके अलावा आप देख लीजिए कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म और क्लाइंट के बीच में तो नहीं है तो उसे रिजॉल्व करो। इंडिपेंडेंस इशू, कभी ऐसा हुआ कि जब आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया था उस समय सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अब ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको लगता पड़ रहा है कि यार क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, हम बहुत ज़्यादा पता नहीं कर पाए। Subsequently, you are acquiring any information which, if you would have acquired earlier, you would have declined the engagement. अगर आपने ये पहले एक्वायर की होती तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो हमें वो पॉलिसी और प्रोसीजर हमारी डिस्कस करना पड़ेगी रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, वही विड्रॉल के जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं वो वाले। हम देखेंगे क्या कोई प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई करती है कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत है, जैसे कि जिसने हमें अपॉइंट किया या रेगुलेटरी बॉडी को, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि विड्रॉ करना है या नहीं।
तो अगर आपको बाद में भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसा हुआ, तो फिर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद कहता है स्टैंडर्ड की एक अच्छी HR पॉलिसी बनाओ जिसमें सारे मुद्दे लिखो आप। तो यू शुड हैव प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस कि आपके पास पर्याप्त एम्प्लॉयज हों जो केपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, कमिटेड हो, एथिकली काम कर सके आपकी एंगेजमेंट को एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और ऐसी रिपोर्ट दे सके जो अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांस। मतलब क्या हुआ, वापस से वही बात बोलती कि हमें अल्टीमेटली ऐसी टीम चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करा सके। क्या ऑब्जेक्टिव थे हमारे, तो मैंने आपको बताया था, एक स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो हमारी बातें सुने और ऐसी तैयारी करे कि एग्जाम क्लियर कर सके। ऐसी टीम भी कैसी चाहिए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करे और ऐसी रिपोर्ट देने में हमारी हेल्प करे जिसे अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांस माना जाए। तो पॉलिसी में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आती है HR से रिलेटेड, रिक्रूट किसे करना है, उनको कितनी तनख्वाह देना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको कैसे डेवलपमेंट, उनका परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जैसा राज ने आपके साथ किया था, आशुतोष और राज ने, वैसा आपकी फॉर्म में नहीं होगा। ये आपकी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पॉलिसी। एंड देन वी हैव डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल टेक इट अप टुमारो। आगे का डिस्कशन ओपन कर लेंगे, अभी बाकी है इसमें कंटेंट। और ये एक बार आ गया समझ में तो 220 काफ़ी कुछ इसी से रिलेटेड है, तो वी शुड बी एबल टू क्विकली डू इट। ये शेयर भी कर दूंगा मैं आपके साथ। Cool, that's about it। इसी के साथ दोस्तों हमारा किस का डिस्कशन पूरा होता है, 210 कंप्लीट, और SQC1 हमारा एक पार्ट हुआ है। ठीक है, कृपा करके इसको अच्छे से रिवाइज करें। कल हमारा ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? चैप्टर नंबर 11। सो वी आर डन विथ 1, वी विल बी डन विथ चैप्टर नंबर 11 टुमारो। थैंक यू।